हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन के चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप लगातार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको आय विधि के उदाहरण समझाए थे। शुरू में ही मैंने आपको बताया था, जब चैप्टर शुरू किया तो आय मापने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 उत्पाद विधि, नंबर 2 आय विधि और नंबर 3 व्यय विधि। तो स्टूडेंट्स, हमें उत्पाद विधि और आय विधि का उदाहरण सहित पिछली वीडियोज में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसकी अंतिम विधि है व्यय विधि। जो राष्ट्रीय आय को मापने की जो व्यय विधि है वो हम आज उसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आपको विदित है कि एक समग्र अर्थव्यवस्था में, पूरी अर्थव्यवस्था में आय, कुल उत्पाद और कुल व्यय बराबर होते हैं। तो यहां देखिए, जब हम निकालते हैं उत्पाद विधि और कुल व्यय विधि से हम जब निकालते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस पर निकलता है, और जब हम आय विधि से निकालते हैं तो नेवल घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पर निकलता है। पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा कि जब हम उत्पाद विधि का अध्ययन कर रहे थे या मूल्य विधि का अध्ययन कर रहे थे तो उस विधि में उन सबको जोड़ने पर हमें जीडीपी एट द मार्केट प्राइस प्राप्त होता था। आय विधि में आपने देखा, जब हमने तीनों कंपोनेंट्स को उनको जोड़ा तो उसमें हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे प्राप्त हुआ था। जो आज हम जोड़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे तो उनसे हमें प्राप्त होगा जीडीपी एट द मार्केट प्राइस। यानी पहली और तीसरी विधि है उसमें जीडीपी एट द मार्केट प्राइस निकलता है और आय विधि में एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है। चलिए आज के टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि परिभाषा क्या है। जो व्यय विधि है, मापने की व्यय विधि है हमारी, इसकी परिभाषा क्या है। यह वह विधि है जिसमें लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय में मापा जाता है। देखिए, यहां सिर्फ इतना फर्क है कि जो एक वित्त वर्ष आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 से मार्च तक का, उसमें बाजार कीमत, लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जितना भी उत्पाद है उस पर जो व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसमें मापा जाता है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा। इसको हम कुछ अन्य विधियों से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है आय विन्यास विधि और इसको हम उपभोग एवं निवेश विधि से भी जानते हैं। इसको इनकम डिस्पोज विधि या कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट विधि के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे ख्याल में इस नाम से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इस नाम से मिल जाए तो भी आपको यही विधि समझनी है कि कुल व्यय विधि का ही जिक्र है। अब व्यय विधि की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, व्यय विधि ज्ञात करने के लिए हमें तो अंतिम उपभोग का पता होना चाहिए। नंबर 1 अंतिम उपभोग का पता होना चाहिए कि कितना उपभोग है। नंबर 2 हमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण का पता होना चाहिए और नंबर 3 हमें नेवल निर्यात का। ये 3 कंपोनेंट्स है, इसके तीनों को जोड़ने पर आपको जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा जीडीपी एमपी पर। समझ में आया? क्योंकि जब उत्पाद विधि थी उसमें भी हमें जीडीपी एट द मार्केट प्राइस प्राप्त हुआ था और जब हमने आय विधि का प्रयोग किया था उसमें हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हुआ था। तो ये बातें आपको ऑलरेडी से पता है। अब आगे चलते हैं हम अंतिम उपभोग। कई बार आपको क्वेश्चन में अंतिम उपभोग व्यय मिलता है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण मिलता है और निर्यात मिलता है, तो आप इन तीनों को जोड़ के जीडीपी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं मिलता। अंतिम उपभोग वो वह है जो अंतिम बार खर्च, अंतिम वस्तुओं पर खर्च होता है।
जो मध्यवर्ती वस्तु पर खर्च होता है वो इसमें शामिल नहीं होता। सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो भी जितना भी पूंजी का निर्माण हुआ है उसका होता है। और निव्वल निर्यात आयात और निर्यात का अंतर होता है। अब हम आगे चलते हैं। कई बार ये आपको बिल्कुल आजाद रूप से ये मिल जाते हैं, अंतिम भोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और निव्वल निर्यात। लेकिन कई बार ये नहीं मिलते हैं। इनके दो पार्ट होते हैं। जैसे ये है, इसका निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय तथा सरकारी उपभोग व्यय के रूप में मिलता है। यदि हमें ये अंतिम उपभोग व्यय न मिलके निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी उपभोग व्यय मिले तो इनको हमने जोड़ के दोनों को प्लस करके ये चीज प्राप्त कर लेनी है। ध्यान रहेगा आपको, यदि इनमें से कोई एक चीज या एक चीज नहीं है तो उसको जीरो मान के हम इसको ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार आपका अब ये आता है सकल घरेलू निर्माण। सकल घरेलू निर्माण में भी दो वस्तुएं होती हैं। नंबर एक आपका पूंजी, स्थायी पूंजी का निर्माण, जो स्थायी पूंजी का निर्माण हुआ। दूसरा है आपका स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन क्या आता है? स्टॉक में परिवर्तन पहले मैंने आपको बताया था, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। यदि हम अंतिम स्टॉक जो साल के अंत में 31 मार्च को हमारे पास अंतिम स्टॉक बचा है, उसमें से यदि हम प्रारंभिक जो 1 अप्रैल को पिछले साल हमारे पास बचा था उस स्टॉक को हम घटा देते हैं तो हमारे पास स्टॉक में परिवर्तन बच जाता है। तो ये चीज यदि आपके पास सकल घरेलू पूंजी निर्माण न हो करके अलग अलग से आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, स्थायी पूंजी निर्माण दिया हुआ है और स्टॉक में परिवर्तन दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ के आप सकल पूंजी निर्माण ज्ञात कर लेंगे। और यदि इनमें से कोई एक नहीं है तो आप उसको एक को हिस्सा कर, जैसे आपके पास स्टॉक में परिवर्तन नहीं है, कुछ भी कोई टर्म नहीं है, तो आप स्थायी पूंजी निर्माण को सकल घरेलू पूंजी निर्माण मान लेंगे। इसके बाद यदि आपका नंबर तीसरा है इसका निव्वल निर्यात। निव्वल निर्यात का मतलब है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब निर्यात में से आयात को घटा देंगे तो वो आपका निव्वल निर्यात आ जाएगा। इस प्रकार हम तीनों को जोड़ करके हमारे पास एनडीपी आ जाएगा। देखिए हमारा जीडीपी एट द मार्केट प्राइस ये निकालना है। तो ये कैसे निकला? नंबर 1 पे 1 जोड़ देंगे, जमा में 2 को जोड़ देंगे, जमा में 3 को जोड़ देंगे, तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन यदि 1, 2, 3 नहीं है तो एक कंपोनेंट जोड़ देंगे, 2 के कंपोनेंट जोड़ देंगे और 3 कंपोनेंट जोड़ 3 को जोड़ देंगे। तो 3 में निव्वल जोड़ना है, आपने निर्यात में से आयत घटा करके जोड़ना है, तो आपका आ जाएगा। ये चीज प्राप्त होने के बाद आपका सवाल आगे विधि इसी प्रकार चलेगी जिस प्रकार आपके उत्पाद विधि में हमने समझाया था आपको। यदि आपको राष्ट्रीय आय पर जाना है NNP एट द फैक्टर प्राइस, इस चीज पे जाना है आपको। NNP एट द फैक्टर प्राइस पर जाना है तो कैसे जाएंगे आप? इसके लिए आपने क्या करना है? एन आपने ज्ञात करनी है एन में इन सबको जोड़ने के बाद 1, 2, 3 को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा जीडीपी एट द मार्केट प्राइस। और आपको भाई दिए आपको राष्ट्रीय आय पे जाना है यानी NNPFC पर जाना है। तो क्या करेंगे आप? इसको चेंज करेंगे, जी से आप N पर जाएंगे। क्या करेंगे? जी से N पर जाएंगे, जी से N पर जाएंगे तो ये हमारे पास ग्रॉस है, और नेट पर जाएंगे तो डिप्रिसिएशन घटा देंगे, घटाएंगे डिप्रिसिएशन, ठीक है। और डी से एन पे जाए डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, प्लस नफिया कर देंगे, यहां करेंगे, यहां प्लस करेंगे नफिया, NINFIA नफिया करेंगे।
और मार्केट प्राइसेस पर जाएंगे आप, इसमें नेट करेंगे क्योंकि मैटर पर माइनस में होगी, नेट आपकी माइनस में क्यों होगी, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होती है, फैक्टर कॉस्ट कम होती है, नापिया यहां जुड़ेगा आपका। फिर इस प्रकार आप एनएलपी पे भी जा सकते हैं। इससे संबंधित जितनी भी अवधारणाएं आप उसको जीडीपी एट द मार्केट प्राइस से नेट डिप्रिसिएशन, नाफिया, इनकी सहायता लेकर के आप अन्य अवधारणाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में से आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा था। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि राष्ट्रीय आय मापने की हमारी 3 विधियां थी, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज में उत्पाद विधि, आय विधि का अध्ययन कर चुके हैं। जो आज हम कर रहे हैं व्यय विधि। व्यय विधि में आपको पहले बता चुका हूं मैं कि एक लेखा वर्ष के दौरान जितना भी सकल उत्पादन हुआ है उस पर खर्च किए गए व्यय के रूप में मापा जाता है, और वो खर्च हमारा पूंजी निर्माण हो सकता है, सकल पूंजी निर्माण, और अंतिम उपभोग व्यय, और जो विदेशों से हमने प्राप्त किया है शुद्ध निर्यात, न्यून निर्यात, उन तीनों को जोड़ करके आप जीडीपी प्राप्त कर सकते हैं। जीडीपी वो आपको मार्केट बाजार वैल्यू पर मिलेगी, बाजार कीमत पर, क्योंकि हमने यहां लिखा भी था कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो उसके आगे आप जो भी अवधारणा आपने ज्ञात करनी है वो डिप्रिसिएशन, नाफिया और नेट का सहयोग लेकर के आप जो भी आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं उनके सहयोग से आप उसका सवाल निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी व्यय विधि, और कल हम इस विधि का एक उदाहरण लेकर के आपको स्पष्ट करने का, सिखाने का भी प्रयास करेंगे। सीखते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता हासिल करते रहिए। इन शब्दों के साथ आप सभी देखने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।